KCH क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान की पहली श्रृंखला के साथ आज प्रस्तुत हुए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वप्रथम होता है? सूर्य का होता है, पृथ्वी का होता है, चंद्रमा का होता है, इसमें से कोई नहीं। तो अब ये समझ लीजिए, पृथ्वी पर ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है वो सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही थे। चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। पृथ्वी पर चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उपभू और अपभू, उपभू और उपभू, उपसौर और अपसौर, अपसौर और उपसौर। ये समझिए, जो 52वां क्वेश्चन है अपनी तरफ से दूसरा ही है। उपभू और अपभू कहलाती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है? उपभू। और पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम जो दूरी है वो अपभू कहलाती है। अगर न्यूनतम दूरी की बात करें, जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 3,63,300 किलोमीटर। अधिकतम दूरी की बात करें, जो अधिकतम दूरी है 4,05,500 किलोमीटर। पृथ्वी तथा चंद्रमा की जो औसत दूरी है उसकी अगर बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर है। जब अब बात करते हैं उपसौर या अपसौर का है। क्या है? पृथ्वी जब सूर्य के निकट दूरी पर होती है तो उपसौर, और जब पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहलाता है। ये समझिए। 52 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। अब ये देखिए, क्या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखते हैं। जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अब बचा कौन सा? विश्व प्रदूषण दिवस। तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ये समझ लीजिए। पहले में चौथा, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। ये सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है, यहाँ पे जरूर ध्यान दें। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है। तो दोस्त बताएं क्या गलत है? गलत है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से नहीं लगती है। जो नेपाल की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और तो सभी हैं, सभी सही हैं। जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ मिलती है, लेकिन कितनी? 4096.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का आरोही क्रम क्या है? जो आरोही क्रम है क्या है? ये है 4 नंबर, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। रही बात जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे, जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। इसी दौरान जनसंख्या घनत्व जो बिहार में था वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसी के साथ दूसरे में पश्चिम जो बंगाल है वहाँ 1029 था। केरल में था कितना? 859। उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं? एक बात हाँ पिछले क्वेश्चन में और जान लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश में जो था न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था वहाँ कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे न्यूनतम था जनसंख्या घनत्व तो कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश। वो भी कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? चिरांद से, बुर्जहोम से, ब्रह्मागिरी से, मेहरगढ़ से। तो कहाँ से? मेहरगढ़ से। अब मेहरगढ़ कहाँ है? 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान यानी जो पाकिस्तान में है वहाँ पे क्या है? बोलन दर्रा, उसी के पास ही मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिले थे वो गेहूं और कपास की खेती के मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से। तो ऑप्शन नंबर सही है, आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में से कोई नहीं। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद से आधारित है। सामवेद में जो कुल ऋचाएँ थी कितनी थी? 1549। इतनी क्या थी? 1549 क्या थी? ऋचाएँ थी। इतनी क्या थी? ऋचाएँ थी। इनमें से मात्र कितनी ली गई थी? 78 ही नहीं थी। अन्य जो बाकी थी वो ऋग्वेद से ली गई थी। इतनी केवल नहीं थी, बाकी जो बची इनसे शेष वो ऋग्वेद से ली गई थी। अब भगवान कृष्ण ने वेदों में स्वयं को सामवेद कहा है। सामवेद का अर्थ गान होता है। इसके मंत्र को गाने वाला क्या कहता है? उद्गाता कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? जैन जो आगम है वो किस भाषा में लिखे गए? मागधी, अवधी, पाली, प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये आप समझिएगा, किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष अवधि ये 62 वर्ष, 5 वर्ष अवधि या 65 वर्ष, 6 वर्ष अवधि या 62 वर्ष, 6 वर्ष अवधि या 65 वर्ष। तो ऑप्शन 4 नंबर सही है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता, जो पहले हो जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारत में वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक यानी CAG हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, शंकरी प्रसाद मामला, सज्जन सिंह मामला। तो कौन सा है? केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला केरल राज्य 1973 के मामले में गोलकनाथवाद के मामले में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को, विधि मंत्रालय को। तो किसको है? संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, JVP समिति। ये देख लेंगे क्या लिखा है। JVP समिति। JVP समिति। कौन सा ऑप्शन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A अंतः स्थापित किया गया था, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। समझ लीजिए। मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि फूल जाने के कारण होता है? किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? सबलिंगुअल, पैरोटिड, पैराइट, श्लेष्मिक। तो कौन सा है? पैरोटिड। मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में जो गलसुआ नामक रोग होता है वो किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है। किसके? वायरस के कारण होता है। जो पैरोटिड ग्रंथियां हैं वो फूल जाते हैं उसके कारण। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एक हार्मोन है, उस पर विचार करना है। क्या विचार करना है? देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। एक हार्मोन्स है, उसमें हार्मोन्स में क्या है? यह फलों को गिरने से बचाता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधे में कि शीर्ष जीव प्रमुखता हो जाती है तथा पश्चिमी कक्षीय कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पौधों की वृद्धि रोक देता है? वो ऑक्सिन हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन है, एब्सिसिक हार्मोन है, फ्रेलेजिन्स हार्मोन्स है। तो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन्स है। ऑक्सिन हार्मोन्स पौधों की वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। इसकी जो खोज है 1880 में डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने की थी। पौधे के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए।
66 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर सूची है, उसको देखना है। क्या है? भूजतारी जलकुंभी होती है, सलकंद, लहसुन, भूजतारी जिमीकंद। क्या है? जो भूजतारी है वो जलकुंभी होती है, सही है। सलकंद लहसुन होता है, सही है। ऊपर भूजतारी जिमीकंद नहीं होता है, क्या होता है? दूब घास होता है, दूब घास। बात आती है जिमीकंद क्या होता है? धन कंद होता है, धन कंद। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सरीसृप पेंगुइन है, एम्फीबियन सैलामेंडर है, एबीज क्रेत है, कार्टिलेगिनिस व्हेल शार्क है। क्या है? देखते हैं। सरीसृप क्रेत है, सरीसृप क्या है? क्रेत है, तो पहले का 3 हो गया। एम्फीबियन क्या है? एम्फिबियन जो है सैलामेंडर है, इसका हो गया दूसरा। एबीज क्या है? एबीज क्या है? पेंगुइन है। एबीज क्या है? पेंगुइन है, तो सी में क्या हो गया? पहला हो गया। डी में क्या बचा? चौथा, यानी कार्टिलेगिनिस क्या है? व्हेल है। ये समझिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन को चला सके, वह प्रोग्राम लिख सके, दूसरे कंप्यूटर के डेटा को हैक कर सके, या उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तभी कहलाता है, आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशनों को जो चला लेता है उसको कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ व कब स्थापित किया गया था? आईआईटी दिल्ली 1971 में, आईआईटी मद्रास 1971 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 1971 में, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता 1955। सही आंसर है इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955 में। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता वर्ष 1955 में किया गया था। ठीक, अगली श्रृंखला में देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट का, यूएलएसआई का, वीएलएसआई का, ट्रांजिस्टर का। तो चौथी पीढ़ी किस में होता है? अब देखते हैं चौथी पीढ़ी कब से कब तक है। 1975 से 1989। इसमें जो पीढ़ी में किस इंटीग्रेटेड का प्रयोग हुआ था? जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी, कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस थी? बीएलएसआई। इसका जो फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसके साथ जान लेते हैं कुछ बातें कंप्यूटर के बारे में। पहली पीढ़ी देखिए कंप्यूटर कब थी? 1946 से, ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है। 1946 से 1954। दूसरी जो पीढ़ी थी 1954 से 1964। तीसरी जो पीढ़ी थी 1964 से 1975। जो चौथी पीढ़ी थी 1975 से 1989। ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऋषि कुमार शुक्ला को, मनोज कुमार को, प्रवीण सिन्हा को, विवेक जौहरी को। किसको चुना गया है? विवेक जौहरी को। वरिष्ठ
नौकरशाह विवेक जौहरी को 28 नवंबर 2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर व सीमा बोर्ड कर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी जान लिया आप। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया? 35 को, 12 को, 20 को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 को। ये जान लीजिए 2 नवंबर 2021 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी। इसमें 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जो 35 खिलाड़ी थे उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद किन खिलाड़ियों को दिया गया था? नंबरवार से देखते हैं। पहला थे नीरज चोपड़ा, जिवेलियन थ्रो से थे। दूसरे रवि कुमार कुश्ती से थे। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाज थी। लवलीना बोरगोहन ये क्या थी? मुक्केबाज थी। 4 नंबर PR श्रीजेश यहाँ के खिलाड़ी थे। 1 2 3 4 हो गया। 5वां नंबर अवनी लखेरा को दिया गया था। ये पैरा शूटिंग से थे। सुमित अंतिल को दिया गया था या ये क्या थे? पैरा एथलीट थे। अगला है प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह। ये थे 12 खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? 10,000, 25,000, 50,000, 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष IRT भरने की अपेक्षा से मुक्त किया गया? सामान्य व्यक्ति को, 75 वर्ष व उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक को, फर्म को, 60 वर्ष या उससे अधिक के नागरिक को। तो कौन सा ऑप्शन? 75 वर्ष उससे अधिक वरिष्ठ नागरिक को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल अमृत 2.0 योजना के लिए नोडल मंत्रालय के गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये 1 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया था। ठीक, 25 ही क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई गलती है तो उसका सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद मित्रों।